दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली प्रिया और दक्षिण दिल्ली के फार्म हाउस में रहने वाली अनन्या की दोस्ती कॉलेज के पहले दिन से ही शुरू हुई थी। दोनों एक दूसरे की सच्ची साथी थी। यार, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तेरे बिना एक दिन भी नहीं कट सकता। प्रिया, हम हमेशा साथ रहेंगे, प्रॉमिस। पर जैसे जैसे समय बीता दोनों में बदलाव आने लगा। प्रिया अनन्या के घर जाकर उसकी लग्जरी देखकर अपनी गरीबी को लेकर कॉम्प्लेक्स महसूस करने लगी। अनन्या, तेरे पास सब कुछ है, बड़ा घर, कार, महंगे कपड़े। मैं तो बस सपने ही देख सकती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। अरे यार, तेरे घर में जो प्यार है ना, वो मेरे घर में नहीं है। तेरे माँ पापा कितना केयर करते हैं, मेरे घर में सिर्फ पैसे की बात होती है। समय के साथ प्रिया के मन में पैसे की चाह बढ़ती गई, जबकि अनन्या सादी जिंदगी की तलाश में थी। दोनों एक दूसरे के घर की खुशियों को देखकर अपनी जिंदगी में कमी महसूस करती थीं। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों की शादी की बात चलने लगी। बेटी, शर्मा जी के लड़के अमित से तेरी शादी तय हो गई है। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। माँ, सच में? अब मैं भी अनन्या जैसी अमीर बन जाऊंगी। उधर अनन्या के घर में भी रिश्ते की बात चल रही थी। अनन्या, तुम्हारी शादी गुप्ता जी के लड़के राहुल से हो रही है। सादा लड़का है, टीचर है। लेकिन माँ। कोई लेकिन वेकिन नहीं, हमारा बिजनेस डूब गया है, अब मजबूरी है। शादी से पहले दोनों दोस्तों में अजीब सी दूरी आने लगी। प्रिया को लगता था कि अब वो अनन्या से ऊपर हो जाएगी, जबकि अनन्या को डर था कि प्रिया उसे छोड़ देगी। वहीं शादी के बाद अमित और प्रिया में एक अलग घमंड था, अपने पैसों को लेकर। देखो प्रिया, अब तुम एक अमीर घर की बहू हो, मेरी इज्जत का ख्याल रखना। महंगे कपड़े पहनो, जेवर पहनो। हाँ जी, अब तो मैं भी अनन्या जैसी अमीर हूँ। अनन्या कौन? अरे हाँ, वो गरीब लड़की। अब उससे दूरी बनाकर रखना। शादी के बाद राहुल और अनन्या का रिश्ता बहुत प्यार और सम्मान के साथ शुरू हुआ। अनन्या, मुझे पता है तुम अमीर घर से आई हो, लेकिन मैं तुम्हें खुश रखूंगा। राहुल, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, पैसा नहीं। शादी के बाद 6 महीने बाद भी प्रिया अब एक बड़े घर में रहती थी। अमित उसे हमेशा अमीरी दिखाने को कहता था। दूसरी तरफ अनन्या छोटे से फ्लैट में राहुल के साथ खुश थी, जो उसका बहुत ख्याल रखता था। देखो, कल पार्टी में सबसे महंगी साड़ी पहन कर जाना, लोगों को पता चले कि हम कितने अमीर हैं। हाँ जी, मैं अनन्या को फोन करके दिखाती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। आज मेरी तनख्वाह आई है, चलो बाहर खाना खाते हैं। राहुल, मुझे तुम्हारे साथ घर का खाना भी अच्छा लगता है। हेलो अनन्या, मैं आज 50,000 की साड़ी लेकर आई हूँ। तू कैसी है और जीजा जी कैसे हैं? वाह प्रिया, बहुत बढ़िया। मैं ठीक हूँ यार, राहुल भी बहुत अच्छे हैं। अरे अच्छा है तो ठीक है, पैसा तो नहीं है ना उसके पास, लेकिन कोई बात नहीं, प्यार ही सब कुछ है। चलो आओ घर किसी दिन। अब अनन्या प्रिया के घर पहुंची तो प्रिया का रवैया बिल्कुल बदला हुआ था। आजा अनन्या, बैठ, देख ये मेरा नया ड्राइंग रूम है, 5 लाख का सोफा सेट है। अरे हाँ, तेरे घर का क्या हाल है? सुना है छोटा सा फ्लैट मिला है। हाँ प्रिया, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, राहुल बहुत अच्छा है। अच्छा है तो ठीक है, पैसा तो नहीं है उसके पास। अनन्या को प्रिया के शब्दों से गहरा दुख हुआ। वो चुपचाप घर चली गई। वहीं 1 साल बाद अमित के व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ। घर का सारा सामान बिकने लगा। अमित का रवैया प्रिया के साथ बदल गया। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मुझे बदकिस्मती ला कर दी है। मैंने क्या किया है? मैं तो सिर्फ। चुप रहो। दूसरी तरफ राहुल की मेहनत रंग लाई और उसे प्रमोशन मिल गया। अब अनन्या की स्थिति बेहतर हो गई थी। अनन्या, मुझे प्रमोशन मिल गया, अब हम बेहतर घर में शिफ्ट हो सकते हैं। राहुल, मुझे प्रिया के लिए चिंता हो रही है। सुना है उसके घर की हालत खराब है। तो चलो उससे मिलते हैं, दोस्त मुश्किल में काम आते हैं। अनन्या, मैं बहुत परेशान हूँ। घर का सारा सामान बिकने के लिए रख दिया गया है, पता नहीं क्या होगा। प्रिया, तू परेशान मत हो, मैं हूँ तेरे साथ, ठीक है? देख, मैं आती हूँ तेरे से मिलने। जब अनन्या प्रिया के पास पहुंची तो उसने देखा कि प्रिया का घर बिल्कुल खाली हो गया था। प्रिया बहुत दुखी थी। मेरी दोस्त प्रिया, मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर। अनन्या, अमित मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करता है, कहता है मैं बदकिस्मत हूँ।
प्रिया, ये तो गलत है। राहुल कहता है मुश्किल वक्त में पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। भाई, ये वक्त आता जाता रहता है, प्रिया का क्या कसूर? मुझे पता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं परेशान हूं। यार, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया था। पैसा आने के बाद मैं तुझे भूल गई थी। पुरानी बातों को भूल जाओ प्रिया, अब हम दोनों एक साथ हैं। राहुल और अनन्या ने प्रिया और अमित की मदद की। धीरे धीरे अमित का व्यवहार भी सुधर गया। भाई, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दिला सकता हूं। राहुल, तुम सच्चे दोस्त हो। प्रिया, मुझे माफ कर दो। धीरे धीरे 5 साल बीत गए। यार, आज हमारे बिजनेस की 5वीं सालगिरह है। कितना कुछ बदल गया है ना। हाँ प्रिया, अब हम दोनों ने सीख लिया है कि स्टेटस और पैसा इंसान को बदल देता है, लेकिन सच्चे रिश्ते हमेशा साथ निभाते हैं। सही कहा, मुझे अपनी गलती का आज भी एहसास है। तू हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहेगी। आज दोनों सहेलियां एक साथ खुश हैं। उन्होंने सीखा था कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते हमेशा साथ निभाते हैं। पैसा और स्टेटस इंसान को बदल देता है, लेकिन सच्चे रिश्ते जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हैं। कोकिला अपनी नई बहू का गृह प्रवेश करवा ही रही होती है। वहां कोकिला के आस पड़ोस की औरतें भी मौजूद होती हैं। बहू, इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। कोकिला की बात सुनकर कोकिला की नई नवेली बहू सुमन कलश को फुटबॉल बना देती है और वो कलश जाकर सीधे आंगन में बैठे चाय पी रहे सुमन के ससुर शंकर को जाकर लगती है। अरे बाप रे, किसकी फूटी? अरे अरे, बुढ़े का सर फोड़ दिया बहू ने तो आते ही। बहू, तुझे कलश गिराने को कहा था, उड़ाने को नहीं। इसे कहते हैं पहली बॉल पर पहला चौका। अब तो घर में तेरे ऐसे चौके छक्के लगते रहेंगे। क्या कर रही हो सुमन? पापा का सिर फोड़ दिया तुमने? क्या करती? मुझे कहा गया कि कलश को मारो तो मैंने लात मार दी। कोकिला अब अपनी बहू को घर में लेकर आती है और उसे उसका कमरा दिखाती है। लेकिन कोकिला अपनी बहू के स्वागत से थोड़ी सी परेशान हो गई थी कि उसने अपने बेटे के लिए सही बहू चुनी भी है या नहीं। अजी, आप ठीक तो है ना? मुझे तो लगता है अब मेरे उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। मैंने तो पहले ही मना किया था, थोड़ा देख परख लो लड़की को। अरे मैं ठीक हूं, अपना मुंह बंद रखो, नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे। सुमन के स्वागत से ही सारे घर वाले डरे होते हैं। वहीं दूसरे दिन रसोई की रस्म में सुमन को छोले भटूरे बनाने के लिए कहा जाता है। आज तेरी पहली रसोई की रस्म है तो तू खाने में छोले भटूरे बना ले। अरे जरा बहू से पूछ लो, उसे खाना बनाना आता भी है या नहीं। पूछना क्या है? याद नहीं, जब हम बहू को देखने गए थे तो बहू ने कितने लजीज पकवान बनाकर रखे थे। जलेबी, समोसा, लड्डू और न जाने क्या क्या। अब सुमन अपनी सास की बात सुनकर किचन में जाकर खाना बनाती है और कुछ देर बाद ही वो सभी के लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने के लिए लगा देती है और सभी एक साथ खाने के लिए बैठते हैं। कैसा बनाया है बहू ने छोला भटूरा? क्या हुआ, मुंह क्यों बना रही हो तुम? खाकर देखो, खुद तारीफ करने का मन करेगा तुम्हारा। शंकर जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालता है वो उस निवाले को उगल देता है और खांसने लगता है। अरे क्या हुआ आप दोनों को? कितने अच्छे फूले फूले भटूरे तो बने हैं। रुको, मैं ही खाकर बताता हूँ। बिरजू भी जैसे छोले भटूरे खाता है वो भी समझ जाता है कि छोले भटूरे तो बस नाम के हैं। ना तो छोले में मिर्च नमक था और ना ही भटूरे में कोई स्वाद। मुझे पता नहीं था बहू तू इतना गंदा खाना बना लेती है, हैं? और जब उस दिन हम तुझे देखने गए थे तो वो सब किसने बनाया था? वो मम्मी ने बनाया था। इसका मतलब तेरी माँ भी हमें धोखा देती रही। वाह, क्या बात है। कोई बात नहीं बहू, कोकिला तुझे खाना बनाना सिखा देगी। क्यों नहीं, मैं तो मास्टर शेफ हूँ। अब पूरी जिंदगी से खाना बनाना ही सिखाती रहूंगी तो इसे ब्याह कर यहाँ लाया क्यों था? अपने ससुराल वालों के मुंह से खुद के खाने की बुराई सुनकर सुमन की आंखों में झरझर आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अब पीछे से बिरजू सुमन को मनाने पहुंचता है। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे खाना बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, तुम सीख लेना। क्या हुआ अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो? बिरजू सुमन को जैसे तैसे चुप कर आता है और अपनी माँ और पिता को दोबारा उसे कुछ भी ना कहने के लिए कहता है। अब अगले दिन सुमन अपनी सास के बताए अनुसार खाना बनाती है, लेकिन वो खाना भी बेहद घटिया होता है। लेकिन सभी उस खाने की खूब तारीफ करते हैं। जब सुमन उस खाने को खाने बैठती है तो वो खुद से कहती है,
कल तक जो ससुराल वाले मेरी बुराई कर रहे थे, आज उन्हें ही अपने हाथों का गंदा खाना खिलाकर उनके मुंह से तारीफें निकलवा रही हूँ मैं। कैसे दिन आ गए हैं, गंदा घटिया खाना खाने के बाद अपनी पत्नी की तारीफ करनी पड़ रही है। साथ साथ मेरे माँ बाप भी इसके गुणगान गाने को मजबूर हैं। अगर वो ऐसा ना करें तो ये तो मरने की धमकी देती रहती है। चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाऊंगी या किसी समुद्र में छलांग लगा दूंगी। हे भगवान। पूरा घर सुमन के हाथों का बना खाकर परेशान था, क्योंकि सुमन के हाथों में बिल्कुल भी स्वाद नहीं था, बल्कि उसे कोकिला अच्छे से खाना बनाना बता रही थी। तब भी वो अच्छे से खाना सीख नहीं पा रही थी और ना ही बना पा रही थी। एक रोज सुमन के घर उसकी माँ उमा आती है। माँ, अच्छा हुआ आप आ गई, मैं आपको काफ़ी समय से बहुत मिस कर रही थी। मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही थी, तभी तो मैं तुझे मिलने चली आई। उमा कोकिला और उसके परिवार से घुल मिल जाती है। देर शाम सुमन सबके लिए खाना बनाती है। सभी उस खाने को खाकर सुमन की खूब तारीफ करते हैं, लेकिन उमा को उस खाने में ज़रा भी स्वाद नहीं आता। समधन जी, सचमुच आपको ये खाना पसंद आ रहा है, लेकिन इस खाने में तो स्वाद बिल्कुल भी नहीं है। समधन जी आपको सारी बातें बताऊंगी, फिलहाल तो आप भी खाना खाकर अपनी बेटी की तारीफ कर दें तो ठीक रहेगा। अब कोकिला अपनी समधन उमा को सारी बातें बता देती है और उमा अब अपनी बेटी को सबक सिखाने का मन बनाती है। क्या बात है बेटी, तू तो खाना बनाना सीख गई है। मैंने तो सोचा था तू अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी। सचमुच आपको खाना पसंद आया माँ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा खाना बनाया तूने। अब अगली सुबह जब सुमन खाना बनाने किचन में जाती है, तभी वहाँ कोकिला और उमा पहुँचती हैं और सुमन को किचन से जाने के लिए कहती हैं, क्योंकि आज खाना उमा और कोकिला बनाने वाले थे। क्या बात है, आज सूरज लगता है पश्चिम से निकला है। अपनी भाग्यवान के हाथों का खाना खाकर और समधन के हाथों का पानी पीकर मजा ही आ जाएगा। पिताजी जरा कंट्रोल कीजिए, यहाँ और भी लोग बैठे हैं। मैं तो बस तारीफ कर रहा था। अब उमा और कोकिला खाना बनाती हैं और कुछ देर बाद दोनों सभी को खाना टेबल पर लगा देती हैं। उसमें सुमन भी शामिल थी और जब सब खाना खाते हैं तो किसी को भी खाना पसंद नहीं आता और सबसे पहले सुमन चिल्लाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, आप इतना गंदा खाना तो कभी नहीं बनाती थी, तो आज आपके हाथों को क्या हुआ है जो ऐसा खाना बनाया आपने? क्यों, तुझे ये खाना गंदा लग रहा है? और पिछले कई महीनों से जो तू अपने ससुराल वालों को घटिया खाना खिला रही है, उसका क्या? जिसमें नमक मिर्च स्वाद का तो पता ही नहीं है, और ऊपर से तो उन्हें ब्लैकमेल भी तू कर रही है कि अगर उन्होंने तेरे खाने की बुराई की तो तू अपनी जान दे देगी। माँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे आज एहसास हुआ कि पिछले कुछ महीनों से ये कैसा खाना खा रहे हैं। मैंने तो सोचा था तू ससुराल जाकर सुधर जाएगी। तेरी सास ने भी तुझे खाना बनाना सिखा दिया, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। तू ये खाना इसलिए बना रही थी ना ताकि तुझे कोई खाना बनाने के लिए ना कहे, लेकिन तेरी सास ने मुझे दूसरे दिन ही बता दिया था कि तू चाहती क्या है। बहू, हम तो बस तेरी खुशी के लिए खाना खाते रहे, लेकिन तूने भी इसका बहुत फ़ायदा उठाया। हमें दिन ब दिन ऐसा खाना खिलाती रही जो हमारे गले से नीचे उतर ही नहीं रहा था। मुझे तो बहू के हाथों का खाना खाकर लिवर किडनी की बीमारी हो गई है। पेट में इतना दर्द होता है कि क्या बताऊं समधन जी। अगर तू अब भी नहीं सुधरना चाहती तो तेरा इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। ये घर तुझे कितना सपोर्ट कर रहा है और तू इस घर के लोगों को ब्लैकमेल कर रही है अपने इमोशन से। हाँ, ये गलत है सुमन। सुमन को अपनी माँ की बातों का एहसास होता है और वो अपने ससुराल वालों से माफ़ी मांगती है और उस दिन के बाद से फिर कभी जानबूझकर ऐसा घटिया खाना नहीं बनाती जो किसी के गले से नीचे ना उतरे, बल्कि वो खाना बनाने के लिए पूरी की पूरी जान लगा देती है और उसे अच्छे से सीखने की कोशिश भी करने लगती है और कुछ दिनों में उसे ढंग का खाना बनाना भी आ जाता है। कहते हैं ना, खुशी बांटने से बढ़ती है, लेकिन क्या होता है जब बांटने को खुद के पास तो कुछ ना हो। आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाती हूँ जिसने सिखाया कि सबसे अमीर वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, बल्कि वो है जिसके पास देने वाला दिल है। अर्जुन बेटा, आज बस यही रोटी है, आधी तू खा ले, आधी मैं खाऊंगी। नहीं माँ, मैं सिर्फ चौथाई खाऊंगा, तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। अरे नहीं बेटा, तू बढ़ता बच्चा है, मुझे भूख नहीं है। माँ झूठ बोल रही थी, जैसा कि हर माँ अपने बच्चे के लिए करती है। उसे भूख थी, लेकिन माँ का प्यार ऐसा ही होता है। अर्जुन समझ गया था कि माँ उसके लिए खुद को भूखा रख रही हैं। अर्जुन स्कूल जाते समय रास्ते में अपने पिता को काफी याद करता है।
काश पापा आप हमारे साथ होते। आपकी बहुत याद आ रही है आज। बस आप ऊपर से आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं बड़ा होके वकील बनूं और माँ को सब कुछ दे सकूं। तभी अचानक एक बूढ़ा भिखारी रास्ते में मिलता है और उसके आगे रोने लगता है। बेटा, मुझे 2 दिन से कुछ नहीं मिला है, कुछ मिल जाए तो। अर्जुन के पास सिर्फ आधी रोटी थी, उसका टिफिन। वो जानता था कि घर में और कुछ नहीं है, लेकिन उस बूढ़े दादाजी की आंखों में भूख दिखी। दादाजी, मेरे पास सिर्फ ये आधी रोटी है, आप खा लीजिए। अरे बेटा, तू तो अभी बच्चा है, तुझे भी भूख लगी होगी। दादाजी, आप मुझसे बड़े हैं, पहले आप खाइए, मैं स्कूल से आकर ना खा लूंगा पेट भर के। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक गरीब बच्चा अपना खाना उनके साथ बांटेगा। बेटा, तू सिर्फ आधी रोटी नहीं, अपना पूरा दिल मुझे दे रहा है। भगवान तुझे बहुत खुशियां देगा। याद रख, जिसके पास देने वाला दिल है वही सबसे अमीर है। अर्जुन हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था, लेकिन उसकी फीस बकाया थी। प्रिंसिपल शर्मा ने उसे ऑफिस में बुलाया। अर्जुन, तुम बहुत होशियार हो, हमेशा फर्स्ट आते हो, लेकिन तुम्हारी फीस क्यों समय पर नहीं आती है? सर, मैं जानता हूँ, माँ कहती है अगले महीने दे देंगे। मैं क्या करूँ, मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस होती है। बेटा, मैं तुम्हें डांटने नहीं बुलाया हूं। आज तुम उदास भी लग रहे हो, कुछ बात है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। तुमने टिफिन नहीं खाया? हमेशा खाली टिफिन बॉक्स देखता हूं मैं तुम्हारा। सर, मैंने किसी भूखे को खाना खिला दिया। क्या मतलब? तुम भी तो बच्चे हो। सर, जब कोई भूखा मिल जाता है तो मैं अपना खाना बांट देता हूँ। मैं बाद में खा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबको सोचता हूँ कि पेट भरा रहे। प्रिंसिपल साहब को अर्जुन की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक गरीब बच्चा जो फीस भी नहीं भर सकता, वो दूसरों की मदद कैसे कर सकता है? वो चुपचाप अर्जुन के पीछे गए और उन्होंने सब कुछ देखा। अगले दिन प्रिंसिपल साहब छुपकर अर्जुन के पीछे जाते हैं और जो देखते हैं वो उनकी सोच से कहीं परे था, कहीं जुदा था, बहुत ज्यादा था। यह बच्चा वाकई रोज अपना खाना बांटता है, सिर्फ एक आदमी को नहीं, रास्ते में जितने भी भूखे मिलते हैं। अर्जुन एक छोटी बच्ची को भी अपना पानी देते हुए बोलता है, बहन, तुम प्यासी लग रही हो, ये पानी पी लो, मैं स्कूल के नल से ना दोबारा भर लूंगा। इतना छोटा है लेकिन इतना बड़ा दिल। ये बच्चा मेरे स्कूल का गर्व है। फीस की चिंता में इसकी पढ़ाई नहीं रुक सकती। अर्जुन, मैंने तुम्हें देखा है, तुम सिर्फ पढ़ाई में तेज नहीं हो बल्कि दिल के भी अमीर हो। सर, मतलब। तुम वकील बनना चाहते हो ना? तुम्हारा सपना क्या है? हाँ सर, मैं वकील बनकर माँ बापों का सपना पूरा करना चाहता हूँ और जितने गरीब लोग हैं उनकी भी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। अर्जुन, आज से तुम्हारी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। बुक्स से लेकर आगे की हायर एजुकेशन तक सब कुछ स्कूल की तरफ से। सर, लेकिन क्यों? मैं तो फीस भी नहीं भर सकता। क्योंकि तुमने मुझे सिखाया है कि एजुकेशन सिर्फ बुक्स से नहीं आती, तुम भूखे रहकर भी दूसरों की मदद करते हो। मैं चाहता हूं कि तुम बड़े होकर और भी लोगों की मदद करो, यही मेरा भी सपना है। सर, आप मेरी तरह लोगों की मदद करना चाहते हैं? हाँ बेटा, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, तुम्हारे जरिए कर सकूंगा। तुम मेरे हाथ बनोगे गरीबों की मदद के लिए। अर्जुन की मेहनत और प्रिंसिपल साहब की मदद से वक्त बीतता गया। प्रिंसिपल शर्मा हमेशा कहते थे, अर्जुन, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी गरीब लोगों के लिए पढ़ रहे हो जिनकी तुम आगे मदद करोगे। अर्जुन पढ़ाई में और भी तेज हो गया क्योंकि उसके पास अब एक बड़ा सपना था। अर्जुन अपनी माँ को प्रिंसिपल के बारे में बताता है। माँ, प्रिंसिपल सर कहते हैं कि मैं उनके सपने को पूरा करने वाला हूँ। वो चाहते हैं कि मैं बड़ा होकर गरीब लोगों की मदद करूं। बेटा, प्रिंसिपल सर का दिल भी तुम्हारी तरह ही बड़ा है। वो समझ गए हैं कि तू कितना अच्छा बच्चा है। 10 साल बाद अर्जुन अब वकील बन गया है। माँ, आज मैंने अपना पहला केस जीता है। अब तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बेटा, मैं हमेशा से गर्व करती रही हूँ तुझ पर। तूने भूखा रहकर भी दूसरों की मदद की है। अर्जुन उसी गली से एक दिन निकलता है जहां से वो स्कूल जाया करता था।
उसे वहां वही बूढ़े दादाजी मिले। बेटा अर्जुन, तू वकील बन गया। मैंने कहा था ना, भगवान तुझे खुशियां देगा। अरे दादाजी, आप मुझे पहचान गए? भला मैं उस बच्चे को कैसे भूल सकता हूँ जिसने मुझे अपनी आधी रोटी दी थी। दादाजी, अब मैं रोज यहाँ आकर भूखे लोगों को खाना बांटूंगा। आप मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल बेटा। अर्जुन अब बड़ा वकील बनकर भी रोज गरीबों की मदद करता है। अर्जुन ने अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा गरीब लोगों की मदद में लगाया। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि खुशी बांटने से बढ़ती है, प्यार लुटाने से बढ़ता है। चाहे आपके पास कम हो या ज्यादा, अगर आपके पास देने वाला दिल है ना, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, क्योंकि जिसके पास देने वाला दिल है वही सबसे अमीर है। निधि एक बौनी लड़की होती है जो अजय नाम के लड़के से प्यार करती है। अजय और निधि दोनों एक पार्क में मिलते हैं और अजय निधि से कहता है, निधि, अब बस मैं तुमसे और ज्यादा दिन अलग नहीं रह सकता। अरे परेशानी क्या है? हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, तो तुम क्यों शादी के लिए मना कर रही हो? अजय, तुम तो जानते ही हो ना, मैं बौनी हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझ में भले ही कोई कमी नहीं देखते हो, लेकिन तुम्हारे घर वाले भी तो है ना, और मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे घर वालों को मैं पसंद आऊंगी। तुम मुझे पसंद हो बस, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सुनना है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे घर वाले तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे तो ठीक है, हम अभी मंदिर में शादी करेंगे, और तब तो घर वालों को तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। अजय, निधि, मुझे कुछ नहीं सुनना। आज ही हम शादी कर रहे हैं, मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। अजय निधि से तुरंत मंदिर में जाकर शादी कर लेता है और फिर उसे अपने घर लेकर जाता है। अजय के साथ एक बौनी लड़की शादी के जोड़े में देखकर अजय की माँ और बहन दोनों हैरान हो जाते हैं। ये किसकी बच्ची है और ये शादी के जोड़े में यहाँ क्या कर रही है? माँ, ये निधि है, मेरी पत्नी। हमने शादी की है, और अगर आपको निधि पसंद नहीं हो तो भी अब ये हमारे साथ ही रहेगी। तुझे ये बौनी ही लड़की मिली थी पूरी दुनिया में शादी करने के लिए? अरे अगर तुझे शादी करने का इतना ही भूत सवार था तो मुझे बताता ना, मैं तेरे लिए एक से एक लड़की देखती। माँ, मुझे निधि ही पसंद है, और अब आपको भी निधि को स्वीकार नहीं पड़ेगा। इसके आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। अजय की वजह से निधि को कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन निधि को उसकी सास और ननद बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे। माँ, भैया ने ये बहुत गलत किया। मुझे तो घर से निकलने में भी शर्म आ रही है। हर कोई मजाक बनाएगा हमारा। 2 दिन हो गए, मैं तो घर से बाहर तक नहीं गई हूँ। यही तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। उस लड़की की वजह से मेरा बेटा हमारे खिलाफ गया है ना, मैं भी उस लड़की को ऐसा सबक सिखाऊंगी, याद रखेगी वो। नीलम और प्राची दोनों ही अब निधि को परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगते हैं। कुछ दिनों बाद निधि रसोई में उछलते हुए नमक का डब्बा उतार रही होती है। ओह, ये डिब्बा इतनी ऊपर क्यों है? स्टूल भी आ नहीं है, अब मैं इसे कैसे उतारूं? निधि को डब्बा उतारने में काफी परेशानी हो रही थी, और रसोई से बाहर खड़े होकर निधि को परेशान होता हुआ देख उसकी सास और ननद देख लेते हैं। अरे जब हमारी बौनी बहू आई है तब तो हमें कुछ करना ही नहीं है इसको सबक सिखाने के लिए। हाँ माँ, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हो? तू भी ना प्राची बिल्कुल भी समझदार नहीं है। अरे खुद देखना इस बौनी बहू को कैसे उछल उछल के सामान उतारना पड़ रहा है, और अगर हम घर में हर सामान को ऊंचाई पे रखने लगे तब तो इसके लिए बिना कुछ किए ही मुसीबत हो जाएगी। बौनी है, सुबह से रात उछलती रहेगी। अरे हाँ माँ, ये तो कितना सही रहेगा, हम ऐसे ही करते हैं। नीलम और प्राची अब दोनों मिलकर घर की सभी ज़रूरतों का सामान, रसोई में मसालों के डब्बे या फिर निधि की अलमारी, सब कुछ थोड़ा ऊंचाई पर बनवा देती हैं। ये सब देखकर निधि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, माजी और प्राची ने तो कुछ ही दिन में घर का पूरा नक्शा ही बदल दिया, लेकिन अब मुझे खुद ही बिना अजय की मदद से माजी और प्राची का दिल जीतना होगा। मैं बार बार अजय को ऐसे घर के मामलों में नहीं घसीट सकती। निधि भी अब अपनी सास और ननद का दिल जीतने की पूरी कोशिश करने लगती है। कुछ दिनों बाद प्राची रसोई में खड़ी होकर निधि को बुलाती है। भाभी, वो क्या है ना, मुझे चावल खाने का मन है। आप तो सुबह से कितने काम कर रही हैं, तो आप थक गई होंगी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही चावल बना लेती हूँ। तो फिर मुझे रसोई में क्यों बुलाया? कुछ और काम था क्या? हाँ, काम तो है ही। वो क्या है ना भाभी, मेरे पैरों में ज़रा दर्द हो रहा है, तो आप ही उछल कर ज़रा चावल का डब्बा उतार दो ना। ठीक है, मैं चावल का डब्बा उतार देती हूँ। निधि उछल उछल कर डब्बा उतारने की कोशिश करने लगती है।
और ऐसे में ही निधि को काफ़ी समय लग जाता है। अरे भाभी, एक काम बोला है आपसे, उसमें भी इतना समय लगा रही हो, थोड़ा जल्दी करो ना, मुझे भूख लग रही है, बौनी हो इसीलिए इतना टाइम लगा रही हो ना। ऐसे ही अक्सर प्राची और नीलम दोनों मिलकर निधि को परेशान करते रहते हैं। कुछ दिनों बाद नीलम और उसकी पड़ोसन राधिका दोनों बात कर रहे होते हैं। निधि चाय लेकर आती है। निधि बहू, तेरी आंखें हैं फिर भी तुझे दिखाई नहीं देता क्या? माँ जी, आप क्या कह रही हैं? तुझे घर नहीं दिख रहा है क्या? इतने जाले लगे हुए हैं। वैसे तो तू इस घर की बहू बनती है, लेकिन घर को साफ रखने में हमेशा ही काम चोरी करती रहती है। माँ जी, अभी मैं थोड़ी देर में जाले साफ कर दूंगी। थोड़ी देर में क्यों भाई? जो काम अभी बोला गया है उसे अभी करने में क्या तुझे शर्म आ रही है? चल जल्दी से जाले साफ कर। निधि स्टूल लेकर जाले साफ कर रही होती है और स्टूल बार बार हिल रहा होता है। भगवान, बस मैं स्टूल से ना गिर जाऊं, वैसे भी मुझे बहुत डर लग रहा है। निधि को ऐसे परेशान देखकर नीलम काफी खुश हो रही थी। राधिका, देख रही हो ना मेरी बौनी बहू को, कभी उछलकर जाले साफ कर रही है तो कभी डंडे से, जो कि बार बार गिर रहा है। देख लो मेरी बौनी बहू का कमाल। कुछ भी कहो, बौनी बहू की वजह से हंसी तो बहुत आती होगी, तुम्हारा तभी खून इतना बढ़ रहा है। अजय अब घर में वापस से बदलाव करता है और इस बार घर का बदलाव बौनी बहू के हिसाब से होता है। दरवाजे छोटे, घर की हर चीज काफी नीचे थी। माँ, भैया ने ये क्या कर दिया? मैं अपने कमरे में जब भी जा रही हूँ तो कभी मेरे कमर पर लग रही है तो कभी सर पर लग रही है। मैं अपनी कमर पकड़े हुए क्यों हूँ? तुझे क्या ये दिखाई नहीं दे रहा? अरे मेरी कमर में भी इसी वजह से दर्द हो रहा है। हर काम झुककर करना पड़ रहा है, कमरे में भी झुककर जाना पड़ रहा है। तो भैया को कुछ बोलो ना। आने दे तेरे भाई को घर पर, बात करती हूँ मैं उससे। शाम के समय अजय ऑफिस से घर जाता है और सामने उसकी बहन, माँ और पत्नी थी। क्या हुआ? तूने घर का नक्शा क्यों बदल दिया? तुझे पता भी है सुबह से झुक झुक कर मेरी कमर दर्द हो गई। और आपने कभी सोचा निधि को परेशान करने से पहले घर की रैक, अलमारी सबको ऊंचाई पर करवा दिया? हर एक किसी की कमी का मजाक उड़ाना कब से ठीक हो गया। अब जब आप निधि की जगह आई तो समझ आया कि निधि को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपका एक दिन में ये हाल हो गया। निधि कब से आपकी सुन रही थी। अजय की बात सुनकर सास और ननद दोनों चुप हो जाते हैं और उसी समय बौनी बहू को और उसकी रसोई को स्वीकार कर लेते हैं। सुधा की शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी गोद अभी भी सूनी थी। समाज के लोग उसे ताने मारते रहते थे। अरे सुधा, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं? लगता है तुम्हारे नसीब में माँ बनना ही नहीं लिखा। काकी, भगवान की जो मर्जी, हम क्या ही करें। सुधा, इन बातों पर ध्यान मत दो। हम दोनों एक दूसरे के लिए पूरे हैं। बच्चे तो भगवान की देन है। राम जी, कभी कभी लगता है जैसे मैं अधूरी हूं। लेकिन भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। एक दिन सुधा के जीवन में वो मोड़ आया जिसका वो इंतजार कर रही थी। अरे, ये कौन सा बच्चा है? इतनी देर से रो रहा है। माँ, मुझे माँ चाहिए। माँ कहाँ है? अरे अरे बेटा, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? तुम्हारे माँ पापा कहाँ हैं? पता नहीं बहन जी, सुबह से यही है, शायद कहीं से भटक गया है। अरे छोड़िए, पुलिस देख लेगी। सुधा का दिल भर आया। उस मासूम बच्चे के रोते हुए चेहरे को देख उसकी ममता जाग गई। हे भगवान, यही तो वो मासूमियत है जिसके लिए मैं तरस रही थी। सुधा राज को पुलिस स्टेशन ले गई और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। देखिए बहन जी, 15 दिन में कोई नहीं मिला तो उसे बाल गृह भेजना होगा। सर, क्या मैं इसे अपने साथ रख सकती हूँ? हाँ, लेकिन हर हफ्ते यहाँ आकर बताना होगा। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद वो राज को अपने घर ले आई। उस दिन से राज को एक माँ मिली और सुधा को मातृत्व का सुख। सुधा, ये क्या? राम जी, ये भगवान का दिया हुआ उपहार है। माँ, माँ। उस दिन सुधा की आंखों में पहली बार माँ बनने की खुशी के आंसू थे। सुधा, लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली। राज के आने के 3 महीने बाद एक और खुशखबरी आई। सुधा गर्भवती थी। बधाई हो सुधा जी, आप माँ बनने वाली हैं। सच में डॉक्टर साहब? सुधा, ये तो चमत्कार है। राज के आने के बाद हमारे घर में कितनी खुशियां आई हैं।
माँ, आप रो क्यों रही हैं? खुशी के आंसू है बेटा, तुम्हारा एक छोटा भाई आने वाला है। 9 महीने बाद अर्जुन का जन्म हुआ। अब सुधा के पास 2 बेटे थे। खुशियों के ये दिन ज्यादा दिन नहीं चले। राज के 8 साल होने पर पूरे परिवार को एक बहुत बड़ा झटका लगा। सुधा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। हाँ, अब लगता है नहीं मैं बच पाऊंगा। बहुत देर हो गई है, इनकी बीमारी काफी गंभीर हो गई है, फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे। 2 दिन बाद राम की मृत्यु हो गई। अब सुधा अकेली थी, 2 बच्चे और कोई आर्थिक सहारा नहीं। राम जी, अब मैं कैसे इन बच्चों को पालूंगी? माँ, आप रोइए मत, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा। और माँ, मैं भी आपकी मदद करूँगा। राज, अर्जुन, माँ कड़ी मेहनत करेगी, तुम दोनों को अच्छे से पढ़ाना जो है। पिता के चले जाने के बाद 15 साल की उम्र में राज को समाज की असलियत पता चली। लोग उसे पराया कहते थे। सुधा, राज तो पराया है, तुझे अर्जुन के लिए ज्यादा पैसे बचाने चाहिए। माँ, क्या मैं सच में पराया हूँ? अरे मेरा बच्चे, कभी ऐसा मत कहना, तू मेरा पहला बेटा है। भैया, आप मेरे सबसे प्यारे भाई हैं। अरे राज, तू तो गोद लिया हुआ है, तेरी असली माँ कहाँ है? मेरी माँ घर में है, जिसने मुझे पाला है, वही मेरी असली माँ है। राज के 18 साल होने पर उसकी जिंदगी में तूफान आया। उसके असली माँ बाप आ गए। क्या यहाँ राज रहता है? जी हाँ, आप कौन हैं? मैं इसकी असली माँ हूँ। 15 साल पहले ये मेले में खो गया था। राज, मैं तेरा बाप हूँ। हमने तुझे 15 साल से ढूंढा है। मेरे माँ बाप तो यही हैं। बेटा, मैं तेरी असली माँ हूँ। हमारे पास बहुत पैसा है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरा घर है। राज को सबसे बड़ा फैसला लेना था, अमीरी या माँ का प्यार। आप लोग 15 साल कहाँ थे? जब मैं बीमार पड़ता था तो कौन रात भर जागता था? असली माँ वो होती है जो पाले, जो प्यार दे। जन्म देना ही माँ बनना नहीं होता। जब प्यार से बात नहीं बनी तो गुप्ता परिवार ने कानून का सहारा लिया। अगर तू नहीं आएगा तो हम कोर्ट जाएंगे। राज, अब क्या होगा बेटा? माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ूंगा। कोर्ट का दिन आखिरकार आ ही गया। एक तरफ पैसे की ताकत, दूसरी तरफ प्रेम की शक्ति। राज, तुम किसके साथ रहना चाहते हो? जज साहब, मैं अपनी माँ सुधा के साथ रहना चाहता हूँ। माय लॉर्ड, यह औरत गरीब है। जज साहब, माँ ने मुझे सिर्फ खाना कपड़ा नहीं दिया, उन्होंने मुझे संस्कार दिए हैं, प्यार दिया है। मैं अब बड़ा हो गया हूं, मुझे मेरी इसी माँ के साथ रहना है। राज, तुम सुधा के साथ रह सकते हो। कोर्ट के फैसले के बाद कुछ महीने बीते। धीरे धीरे गुप्ता परिवार को राज का प्यार समझ आया। सुधा जी, मैं समझ गई हूँ कि आपने राज को कितना प्यार दिया है। बहन जी, मैं राज को कभी आपसे मिलने से नहीं रोकूंगी। सुधा जी, आपने हमारे बेटे को इतना अच्छा बनाया है। माँ, मैं अब गुप्ता अंकल आंटी से भी मिलूंगा, लेकिन मेरी असली माँ आप ही हैं। राज ने इंजीनियरिंग में टॉप किया। अर्जुन भी डॉक्टर बनने की तैयारी में था। सुधा के संघर्ष का फल मिलने लगा। माँ, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। बेटा, तुमने मेरे सपने पूरे कर दिए। भैया, अब मैं भी डॉक्टर बनूंगा। माँ, अब मैं आपकी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। माँ जी, राज ने मुझे आपके बारे में बहुत बताया है। आप सच में महान हैं। बेटी, राज ने ही मुझे माँ बनने का सुख दिया है। और इस तरह सुधा की कहानी पूरी होती है। एक गरीब औरत जिसने साबित किया कि माँ का प्यार किसी दौलत से कम नहीं होता। मुझे दुनिया की सबसे अच्छी माँ मिली है। सुधा ने 2 परिवारों को जोड़ दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। मातृत्व सिर्फ जन्म देने से नहीं, बल्कि प्रेम से पालने से आता है। इसीलिए कहते हैं, माँ का दिल सबसे बड़ा होता है, उसमें सबके लिए जगह होती है। कनकपुर नामक एक गांव में बिंदिया अपनी माँ सुनंदा और अपाहिज पिता जयंत लाल के साथ रहती है। पिता के अपाहिज होने के कारण बिंदिया और उसकी माँ दोनों गांव में एक छोटा सा ढाबा चलाते हैं, जिसमें वो रोजाना तरह तरह के पकवान बनाकर बेचा करते हैं। पूरे गांव में बिंदिया और सुनंदा का ये ढाबा काफी प्रसिद्ध होता है। ये लीजिए काका जी, आपकी मसाला भिंडी और घी वाली रोटियां, और काकी जी, आपकी पाव भाजी मक्खन मार के।
अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। इस खाने की खुशबू ही इतनी मजेदार आ रही है, तो सोचो ये स्वाद में कितना बढ़िया होगा। मैं तो अपने आप को रोक नहीं सकता। अब तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है इसे खाने से। तो खा लो, आपको किसी ने नहीं रोका है भाई साहब। सुनंदा बहन, तुम्हारे ढाबे के खाने में ना जाने कौन सा जादुई मसाला डालती हो तुम। सच में इसे खाकर तो मन ही नहीं भरता, ऐसा लगता है और खाऊं और खाऊं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। बिंदिया बेटी, काकी जी को सलाद तो दे दो और काका के लिए जल्दी से मसाला पापड़ बनाओ। जी माँ। दोनों माँ बेटी एक साथ मिलकर दिन रात मेहनत करते और ढाबे को संभालते हैं। बिंदिया ढाबे के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही होती है और साथ ही वो सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम अपने पिता की देखरेख करने के लिए कुछ देर के लिए घर भी जाया करती है। बाबूजी, चलिए उठिए, अब आपकी दवाई लेने का समय हो गया है। जल्दी से ये दवाई ले लीजिए। ये खाना खाने के पहले ली जाने वाली दवाई है। इसे खा लो, फिर मैं आपको ना खाना देती हूँ गरम करके। आज आपकी पसंद का लिट्टी चोखा बनाया है। अरे वाह बिंदिया बिटिया, सच में मैं बहुत किस्मत वाला हूं जो मुझे इतनी अच्छी बेटी और बीवी मिली। तुम दोनों जिस तरह घर को, मुझको और बाकी सारी चीजों को संभालती हो, वो काबिल तारीफ है। मुझे माफ कर दो बिटिया रानी, ये सब मेरे अपाहिज होने के कारण ही हो रहा है। तुम्हें ढाबा, पढ़ाई, घर और मुझे न जाने कितनी सारी चीजें संभालनी पड़ रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है बाबूजी, और आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मैं किसी पराये की देखरेख कर रही हूँ क्या? आप तो मेरे बाबूजी हो, मेरे भगवान हो। आपकी सेवा करूंगी तभी तो मुझे मेवा मिलेगा। पगली कहीं की। बिंदिया जयंतलाल को दवाई देती है और फिर अपने पिता संग खाना खाती है। बिंदिया कुछ दिनों बाद अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है और तभी सुनंदा और जयंतलाल उसकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं। सुनंदा, अब हमारी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, उसके लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा। मेरा दोस्त नित्यम लाल है, उसका बेटा और बिंदिया एक ही उम्र के हैं। क्यों ना हम दोनों उन दोनों का रिश्ता पक्का कर दें। मैं नित्यम लाल से बात करूंगा। ठीक है बिंदिया के बाबूजी, आप बात कर लीजिए नित्यम लाल भाई साहब से। वैसे भी हमारी बिंदिया हमारे फैसले से इनकार नहीं करेगी, वो हमारे लाए हुए रिश्ते में ही मंजूर हो जाएगी। हाँ सुनंदा। एक दिन जब सुनंदा और बिंदिया दोनों ढाबे पर काम कर रहे होते हैं, तभी वहां पर दो गुंडे आते हैं। अरे ओ जाने मन, आज तुम्हारे हाथ से खाना खाने का मन है, चलो खिलाओ ना अपने इन मुलायम कोमल हाथों से। ये क्या बदतमीजी है? बात करना है तो ठीक से और तमीज से करो, वरना दफा हो जाओ हमारे ढाबे से। अप्सरा, ज्यादा सयानी मत बन, अपनी हद में रहकर बात कर, समझे तू? मेरे बॉस को अपने हाथ से खाना खिला, मेरे बॉस को तू बहुत पसंद है। अबे नालायक, भाभी कैसे? ये तेरी भाभी है। हाँ हाँ, माफ करना भाभी जी। तुम दोनों शराबी गुंडों, तुम दोनों की ऐसी की तैसी। ढंग से खाना खाना है तो खाओ, वरना चले जाओ यहाँ से। वरना क्या कर लोगी? हाँ, होने वाली सासू माँ, आपके तो मैं अपनी सासू माँ बनाकर ही रहूंगा, क्यों छोटे? हाँ हाँ बॉस। तभी ये सब उसे ढाबे पर आया हुआ सरपंच का बेटा विराज देख लेता है और वो उस दिन कुछ नहीं कहता है। वो गुंडे थोड़ा तमाशा करके चले जाते हैं। विराज को बिंदिया के ढाबे का खाना बहुत पसंद होता है, इसीलिए वो अक्सर बिंदिया के ढाबे पर खाना खाने आया करते हैं। फिर एक दिन जब वो वापस उसके ढाबे पर खाना खाने आता है, तभी वो दोनों गुंडे फिर से आते हैं और इस बार वो गुंडा बिंदिया को छेड़ने लगता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आज तो तुझे मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा और तुझ संग 7 फेरे लेकर ही रहूंगा। छोड़ो मेरी बेटी को, मूर्ख आदमी। तेरी तो आज तुम दोनों गए काम से। विराज गुस्से से लाल हो जाता है और वो तुरंत उठकर उन दोनों गुंडों को जोरों से मारने लगता है और मार मार कर उनकी हड्डी पसली एक कर देता है, जिसके बाद वो दोनों गुंडे कान पकड़कर बिंदिया से माफी मांगते हैं। अरे माफ कर दो हमें, माफ कर दो। हाँ हाँ, हमें माफ कर दो हमें। चलो अब जाओ यहाँ से, और हाँ, आइंदा अगर इस गांव में फिर से दिखे तो तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नालायक दरिंदो, दफा हो जाओ मेरे गांव से। गुंडे डरकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं, जिसके बाद सुनंदा और बिंदिया दोनों विराज को धन्यवाद कहते हैं।
धन्यवाद विराज बेटा, तुम अगर आज यहाँ नहीं होते तो वो दोनों बदमाश गुंडे मेरी बेटी को ले जा चुके होते। हाँ विराज जी, मैं आपकी हमेशा एहसानमंद रहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बिंदिया, सुनंदा काकी, आप दोनों को मुझे धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बार ऐसा कुछ हो तो फौरन मुझे आकर बोलना। घबराओ मत बिंदिया, मैं हूं ना। धन्यवाद। विराज अब ढाबे पर हर 2 दिन बाद आने लगता है और इसी के चलते उसे और बिंदिया दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी कर देते हैं। लेकिन जब विराज ये बात अपने पिता यानी गांव के सरपंच सुरेंद्र से कहता है तभी तुम्हारे दिमाग ठिकाने पर है या नहीं विराज? अरे हम इस गांव के सरपंच हैं और तुम हमारे बेटे हो। तुम एक ढाबे वाली से प्यार कैसे कर सकते हो? कहां हम राजघराने में रहने वाले और कहां वो 2 कौड़ी की ढाबे वाली। पापा, आप बिंदिया के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हो। मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। और क्या फर्क पड़ता है अगर वो एक ढाबे वाली है तो? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, वही काफी है ना पापा। नहीं विराज, मैंने कह दिया सो कह दिया। अगर तुम फिर से उस गरीब ढाबे वाली के पास गए तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। लेकिन पापा। मुझे कुछ लेकिन वेकिन नहीं सुनना है। सुरेंद्र की बात सुनकर विराज उससे कुछ नहीं कहता। सुरेंद्र की बीवी यानी विराज की मां मधुमती की तबीयत काफी खराब हो जाती है और उसे दवाइयों से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी एक दिन विराज चुपके से मधुमती को बिंदिया के हाथ का बना खाना खिलाता है, जिसे खाने के बाद मधुमती की तबीयत तुरंत ठीक हो जाती है और वो बोलने चालने लगती है। विराज बेटा। माँ, आप ठीक हो गई? माँ, आप बोलने लग गई, आप उठकर बैठ गई। माँ। हाँ बेटा, मैं अब पूरी तरह ठीक हो चुकी हूँ। अब मुझे कोई दर्द, कोई परेशानी हो नहीं रही है। ये सब तेरे लाए हुए खाने से हुआ है। क्या बात है मधुमती, आज मैं बहुत खुश हूँ। जो काम डॉक्टर की दवाइयों ने नहीं किया वो विराज के लाए हुए खाने ने कर दिया। क्या बात है बेटा, कहाँ से लाया था वो खाना? पापा, वो खाना मैंने बिंदिया के ढाबे से लाया था। माँ, बिंदिया के ढाबे का खाना खाकर ठीक हुई हैं। क्या? मैं जब बीमार थी तब विराज मेरे पास आकर अपने दिल का हाल बताता था। सुरेंद्र जी, अब तो मान जाइए, बिंदिया ही हमारे विराज के लिए बनी है। मिटा दीजिए ये गरीब और अमीर का दायरा। हाँ मधुमालती, तुम सही कह रही हो। जो बिंदिया ने किया है वो कोई और नहीं कर पाया। शायद बिंदिया ही हमारे विराज के लिए सही है, और फिर हमारे बेटे की खुशी से बढ़कर हमारे लिए और क्या ही हो सकता है। थैंक यू पापा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इस तरह अंत में सुरेंद्र मान जाता है और आखिरकार एक गरीब ढाबे वाली का लव मैरिज हो जाता है और वो एक अमीर घराने की बहू बन जाती है, जिसके बाद वो वहाँ खुशी खुशी रहने लगती है। दिल्ली की एक गली में जहां अमीरी और गरीबी केवल एक दीवार से अलग है, वहां एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो समाज के हर नियम को तोड़ देती है। क्या होता है जब एक झाड़ू पोछा करने वाली लड़की अचानक उसी घर की बहू बन जाती है। माँ, अस्पताल का बिल 50,000 रुपए है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन जल्दी करवाना होगा, वरना। बेटी, मैंने जो कुछ था सब बेच दिया। अब तो सिर्फ यही उम्मीद है कि सिंघानिया साहब कुछ पैसे से मदद कर दें। कि बीमारी और घर की माली हालत ने मीरा को मजबूर कर दिया था। 12वीं पास करने के बाद कॉलेज का सपना छोड़कर वो सिंघानिया हवेली में काम करने लगी। ये कौन है माँ? नई नौकरानी? हाँ, राजेश की बेटी है। पढ़ी लिखी है लेकिन मजबूरी में काम कर रही है। तुम अपना काम करो। नमस्ते साहब। पहली नजर में ही अर्जुन को लगा कि ये लड़की अलग है। उसकी आंखों में सपने थे, हार नहीं। उस घर में उसे 3 महीने हो गए काम करते हुए। तुम रोज शाम को क्या पढ़ती हो? साहब, वो मैं कॉलेज की किताबें पढ़ती हूँ। सोचती हूँ कि शायद कभी पढ़ाई पूरी कर सकूँ मैं अपनी। क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। अर्जुन ने मीरा की पढ़ाई में मदद करनी शुरू की, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये दोस्ती प्यार में बदल जाएगी। कुछ समय बाद हवेली के बगीचे में दोनों साथ में बात कर रहे थे, तभी मीरा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं एक नौकरानी हूँ। मेरे लिए तुम सिर्फ मीरा हो, न नौकरानी, न गरीब, न अमीर।
लेकिन प्यार के इस इकरार में वो भूल गए थे कि समाज और परिवार कितना क्रूर हो सकता है। क्या कहा तुमने? नौकरानी से शादी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अर्जुन? माँ, मैं मीरा से प्यार करता हूँ। ये प्यार नहीं, पागलपन है। लोग क्या कहेंगे? हमारी इज्जत का क्या होगा? सुनीता ने मीरा को तुरंत घर से निकाल दिया, लेकिन अर्जुन का प्यार इतना मजबूत था कि वो घर छोड़कर मीरा के पास चला गया। वहीं 6 महीने बाद एक छोटे से मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। अरे आप दोनों अब पति पत्नी हैं। अर्जुन, आपने अपना घर छोड़ दिया मेरे लिए। घर वहां होता है जहां प्यार हो मीरा। शादी के बाद अर्जुन ने अपना छोटा बिजनेस शुरू किया। मीरा ने भी साथ देते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी। ऐसे ही 2 साल बीत गए। अर्जुन, देखो मैंने MBA पूरा कर लिया। मुझे तुम पर गर्व है। अब तो मेरे बिजनेस में पार्टनर बनोगी। मीरा ने सिर्फ पढ़ाई पूरी नहीं की, बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी निखारा। अब वो आत्मविश्वास से भरी एक सफल महिला बन गई थी। 3 साल बाद उनके घर एक कॉल आई और वो दोनों अस्पताल के लिए भागे। सुनीता जी को हार्ट अटैक आया है, उन्हें परिवार की जरूरत है। चलिए माँ जी के पास चलते हैं। मेरा तुम आ गए मेरा। माँ जी, आप मेरी भी माँ हैं। बीमारी के दौरान मीरा ने सुनीता की देखभाल की जैसे अपनी माँ की वो किया करती थी। इससे सुनीता का दिल पिघल गया। सुनीता ठीक होके घर वापस आ गई। मीरा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। माँ जी, आपने अपने बेटे की खुशी के बारे में सोचा था, ये गलत नहीं था। माँ, मीरा ने हमारे बिजनेस को इतना बढ़ाया है। अब हम पहले से 2 गुने पैसे कमा रहे हैं। मीरा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं अपने घमंड में अंधी हो गई थी। माँ, आप देखिए, मीरा के स्किल सेंटर से अब तक 200 महिलाओं को रोजगार मिला है। अच्छा, सच में? जी माँ जी, और मैंने एक और काम किया है। मैंने अपने बिजनेस की 50% हिस्सेदारी अर्जुन के नाम कर दी है। क्या? लेकिन मीरा, ये तुम्हारी मेहनत थी। अर्जुन, हम पति पत्नी हैं। मेरी सफलता आपकी है और आपकी मेरी, लेकिन हाँ, बिजनेस के फैसले मैं खुद लूंगी। अब मुझे समझ आ गया कि मेरे बेटे ने सही चुनाव किया था। मुझे अपनी बहू पर बहुत गर्व है। सुनीता को समझ आ गया था कि मीरा सिर्फ एक अच्छी पत्नी ही नहीं, बल्कि एक सशक्त महिला भी है, जो परंपरा और आधुनिकता को संतुलित करना जानती है। वहीं एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में पूरे परिवार के साथ मीरा थी, जहां उससे वहां मौजूद गेस्ट एक सवाल करते हैं। सुनीता जी, ये आपकी बहू है? सुना है ये पहले आपके घर में काम करती थी। हाँ, और अब ये शक्ति स्किल सेंटर की फाउंडर है। 500 महिलाओं को रोजगार दे चुकी है। लेकिन फिर भी बैकग्राउंड तो नौकरानी का ही है ना? जी हाँ, मैं नौकरानी थी। 50 रुपए रोज की मजदूरी पर काम करती थी, लेकिन आज मेरी कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ है। मैंने ये साबित किया है कि इंसान की जात उसका काम है, उसका जन्म नहीं। मैं किसी से डर कर या शर्मिंदा होकर नहीं जीती हूँ, सिर्फ काम पर ध्यान देती हूँ और काम को ही किस्मत मानती हूँ। यही है मेरी पत्नी की असली ताकत। मीरा के जवाब से पूरा हॉल गूंज उठा। उसके आत्मविश्वास ने सबको न सिर्फ प्रभावित किया, बल्कि प्रेरणा भी दी। मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि मेहनत और हौसले से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आज मीरा सिर्फ एक सफल बिजनेस वुमेन ही नहीं, बल्कि एक आदर्श बहू और पत्नी भी है। उसकी कहानी सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसके काम और चरित्र से होती है, न कि उसकी जात या आर्थिक स्थिति से। जब प्यार सच्चा हो और हौसले बुलंद हो, तो कोई भी रुकावट आपको आपके सपनों से दूर नहीं रख सकती। मीरा की ये यात्रा एक नौकरानी से बहुरानी तक सिखाती है कि समय के साथ रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा जीत जाती है। आंचल अपने बड़े भाई चंदन के साथ रहती है। उन दोनों के माता पिता बचपन में ही उन्हें इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे, जिसके बाद चंदन ने ही अपनी बहन को संभाला। चंदन काफी अच्छा खाना बनाता था, जिस कारण उसने अपना छोटा ठेला खोला और खूब पैसे कमाकर अब अपना ढाबा खोला। ढाबे के जरिए वो अपना और अपनी बहन आंचल का पेट पालता है और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ने देता है। गुड़िया, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? ये लो, तुम्हारे लिए मैंने ये नई फ्रॉक ली है और ये सुंदर सुंदर चूड़ियां भी। अरे वाह, ये कितनी सुंदर चूड़ियां हैं भैया। और ये फ्रॉक, ये तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं बहुत खुश हूँ। आप मेरी खुशी का कितना ख्याल रखते हो भैया। आप दुनिया के सबसे अच्छे भैया हो। और तू भी दुनिया की सबसे अच्छी बहन है, मेरी छुटकी गुड़िया। हाँ भैया। लेकिन समय सब कुछ बदल देता है, जिंदगी भी और रिश्ते भी। आंचल को कॉलेज में भेजने के लिए चंदन ने अपनी पढ़ाई को त्याग दिया और आंचल को अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के बेटे मनीष से प्यार होता है और मनीष भी आंचल से प्यार कर बैठता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के संग शादी कर लेते हैं। और शादी होने के बाद अचानक से आंचल अमीर ससुराल में जाकर बदल जाती है। उसके सास ससुर बृजमोहन और राजेश्वरी उससे कहते हैं, तुम ठहरी एक गरीब ढाबे वाली की बहन, लेकिन हमारे बेटे की खुशी तुम में है, इसीलिए हम तुम्हें खुशी खुशी अपना रहे हैं। हाँ बहू, अब तुम एक अमीर घराने की बहू हो, तो तुम्हें वैसे ही रहना होगा, समझ गई तुम? जी अम्मा, जी पापा जी, मैं आप दोनों को शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। बहुत अच्छी बात है। फिर बाद में, आंचल, अब तुम्हें अपने उस गरीब भाई के साथ रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हाँ मनीष, मुझे तो इस अमीरी वाली जिंदगी को ही जीना था हमेशा से, इसीलिए मैं अब अपने भैया से कोई रिश्ता नाता नहीं रखना चाहती हूँ। वेरी गुड। आंचल अपने भैया को भूल जाती है। वो उस तक पहुंचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती। एक दिन जब वो अपनी चमचमाती हुई कार में सवार होकर गांव के बाजार में कुछ सामान खरीदने जाती है, तभी वहां पर उसे चंदन देख लेता है। चंदन अपनी गुड़िया को देख खुशी से चहक उठता है। गुड़िया, मेरी गुड़िया रानी, यहाँ पर। गुड़िया, ये गुड़िया कैसी है रे तू? मेरी बच्ची। हटो यहाँ से, कौन हो तुम? और मैं तुम्हारी कोई गुड़िया बुड़िया नहीं हूँ, हटो, मुझसे दूर रहो। लेकिन गुड़िया, तू मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती है? मैं तेरा भैया हूँ, चंदन। तुझे बचपन से पाला है मैंने प्यार से, तू मेरी गुड़िया है। तू अमीर ससुराल में जाने के बाद मुझे भूल कैसे सकती है? पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, और दूसरी बात, अभी के अभी यहाँ से हट जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे मैं एक अमीर घराने की बहू हूँ और तुम एक दो कौड़ी के गरीब ढाबे वाले। तुम्हारी क्या हैसियत है, क्या औकात है मेरे सामने? हटो यहाँ से। गुड़िया, गुड़िया तू ऐसे कैसे बोल सकती है मुझे? अरे गुड़िया, रुक तो गुड़िया। आंचल कार में बैठ जाती है और वहां से उसकी कार जाने लगती है। वहीं चंदन नंगे पांव उस कार के पीछे भागने लगता है। गुड़िया, गुड़िया, अरे गुड़िया रुक तो। ऐसे कैसे भूल सकती है मुझे तू? अमीर घराने में शादी कर लेने से तू मुझे भूल ही गई। इतनी आसानी से पराया कर दिया अपने भैया को, वो भैया जिसने तेरी खुशी के लिए अपनी हर एक खुशी को दांव पर लगा दिया, अपनी हर खुशी को मारा। ये तूने अच्छा नहीं किया गुड़िया, ये तूने अच्छा नहीं किया गुड़िया। चंदन का दिल मानो पूरी तरह टूट चुका था। उसे हर समय बस रोना ही आ रहा था। आंचल की जिंदगी बहुत बदल चुकी थी। अमीर घर की बहू बनने के बाद उसमें काफी ज्यादा घमंड आ चुका था और वो गरीबों के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आती है। एक दिन जब उसके हाथों से महंगा वॉच टूट जाता है, तब वो उस काम वाली को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। छोटी मालकिन मुझे माफ कर दीजिए, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया है। ये वॉच ये मुझसे गलती से टूट गया है, मुझे माफ कर दीजिए छोटी मालकिन। चुप रहो तुम, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसी गरीब काम वालियों को। अरे तुम पहले गलतियां करती हो और फिर बाद में कहती हो गलती से हुआ, जानबूझकर कुछ नहीं किया ये और वो। तुम जैसियों को तो काम पर रखना ही नहीं चाहिए। लेकिन आंचल बहू, अब चमेली कह रही है ना कि उससे ये वाली वॉच गलती से टूट गया है, तो जाने दो ना। नहीं माँ जी, आज अगर इसे हमने माफ कर दिया ना, तो ये उस माफी का फायदा उठाकर और सर पर चढ़ जाएगी। ये एक लापरवाह काम वाली है, इसे तो काम पर रखना ही नहीं चाहिए। निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। लेकिन छोटी मालकिन, ऐसा मत कीजिए, मुझ पर भरोसा कीजिए, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका मैं पूरा ध्यान रखूंगी। मेरे लिए ये काम बहुत जरूरी है, मेरा पति नहीं है और मुझ अकेली पर ही अपने तीनों बच्चों की जिम्मेदारी है। अपना ये फालतू का इमोशनल ड्रामा ना कहीं और जाकर सुनाओ, मुझे मत सुनाओ। चलो दफा हो जाओ अब यहाँ से, और आइंदा से अपनी घटिया शक्ल लेकर चली मत आना यहाँ पर, बेवकूफ कहेंगी। आंचल उस काम वाली को वहां से निकाल देती है। इसी प्रकार दिन ब दिन वो और ज्यादा निर्दयी होती जाती है। वहीं चंदन अपने ढाबे में और भी अलग अलग और स्वादिष्ट व्यंजन बेचकर खूब तरक्की करने लगता है और अब वो गांव में अपना एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लेता है। एक दिन अचानक से आंचल का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसका काफी खून लॉस हो जाता है और डॉक्टरों को खून की जरूरत होती है। हमें AB नेगेटिव ग्रुप की जरूरत है, वो कहीं मिल नहीं रहा है।
अगर 1 घंटे के अंदर ही अंदर खून नहीं मिला तो पेशेंट की जान खतरे में भी जा सकती है। क्या? नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, मैं खून की व्यवस्था करता हूँ। मनीष को उस मुश्किल भरे समय में आंचल के बड़े भाई चंदन के सिवा और कोई नहीं सूझता है और वो उसे बुलाता है। चंदन और आंचल का ब्लड मैच करता है और वो उसे अपना खून दे देता है और आंचल की जान बच जाती है। और जब वो पूरी तरह ठीक हो जाती है तभी ये सब जानने पर उसे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया। अमीर होने के बाद मैं भूल गई कैसे आपने मुझे बचपन से संभाला, कैसे मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं खलने दी। आप दुनिया के सबसे अच्छे भैया थे और हमेशा रहोगे। आज आपने फिर एक बार साबित कर दिया। कोई और होता तो वो मुझे खून भी नहीं देता, लेकिन आपने सारे गिले शिकवे को भुलाकर मुझे खून दिया और मेरी जान बचाई। धन्यवाद भैया। मैंने जो कुछ भी आपके साथ किया है उसके बदले मुझे माफ़ी मिलना तो मुश्किल है, लेकिन तहे दिल से मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ। अरे पगली चल, अब ज्यादा मत बोल। तू मेरी गुड़िया है और हमेशा रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। गलतियां तो छोटे ही करते हैं, माफ करना बड़ों का काम होता है। मैंने तुझे माफ कर दिया गुड़िया। इस तरह अंत में चंदन और आंचल एक हो जाते हैं और आंचल को अपने गरीब भैया का मोल समझ में आ जाता है और वो दोनों खुशी से आगे का जीवन बिताने लगते हैं।